कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे 25 हार्ड एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं मेरे भाई, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहले प्रश्न में पूछा है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। तो पहला प्रश्न दोस्तों पूछा है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको याद रखना है समुद्रगुप्त हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। आपको ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना है। चलिए पहले प्रश्न को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न हम पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर बहुत ही खास 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं इसको वीवीआई इंपॉर्टेंट, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार फिर से पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। दोस्तों क्या पूछा है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य है, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है वो किस शासक से संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो भारत में जो वित्त आयोग का गठन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। ऑप्शन ए में है 280, ऑप्शन बी है 270, ऑप्शन सी है 356, ऑप्शन डी है 368। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 280 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 280 यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखना आपको 280 अनुच्छेद 280 के तहत होता है। चलिए अब इस प्रश्न को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। ऑप्शन ए में है 280, ऑप्शन बी है 270, ऑप्शन सी है 356, ऑप्शन डी है 368। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 280 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो ऑप्शन ए में है 1773, ऑप्शन बी है 1784, ऑप्शन सी है 1813, ऑप्शन डी है 1853। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1784 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न पूछा है दोस्तों कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो 1784 में पारित हुआ। तो ये आपको याद रखना है कब पारित हुआ, तो 1784 में पारित हुआ, 1784 आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो ऑप्शन में दिया है 1773, ऑप्शन बी दिया है 1784, ऑप्शन सी है 1813, ऑप्शन डी है 1853। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1784 हो जाएगा, याद रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि अगर हम प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो पूछा है कि डेकन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान है। डेकन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन ए में अवसादी, ऑप्शन बी है कयांतरित, ऑप्शन सी है अग्नेय, ऑप्शन डी में संगमरमर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आग्नेय चट्टान है। डेकन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान है। डेकन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान है, तो आग्नेय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो प्रश्न संख्या 4 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। डेकन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान है, तो ऑप्शन ए में अवसादी, ऑप्शन बी है कयांतरित, ऑप्शन सी है आग्नेय, ऑप्शन डी है संगमरमर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आग्नेय चट्टान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, तो राजा राम मोहन राय ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर फिर से प्रश्न संख्या 5 को हम पढ़ेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, तो ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन से जोड़ा गया है, तो ऑप्शन ए में 42वां, ऑप्शन बी है 44वां, ऑप्शन सी है 86वां, ऑप्शन डी है 52वां। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 42वां हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन से जोड़ा गया है, तो 42वां संशोधन से जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 6 को हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन से जोड़ा गया। ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 86वां, ऑप्शन डी है 52वां। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वां हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। तो प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने संरक्षण दिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने संरक्षण दिया, तो ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुमारगुप्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने संरक्षण दिया, तो कुमारगुप्त ने संरक्षण दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने संरक्षण दिया, तो कुमारगुप्त ने, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 7 को पढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने संरक्षण दिया। ऑप्शन है
चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुमारगुप्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 28 सॉरी प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष बोस, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक वो एनी बेसेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर से प्रश्न संख्या 8 को पढ़ेंगे। तो पूछा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो ऑप्शन ए में बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष बोस, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा है कि हिग्स बोसोन कण की खोज किस वर्ष घोषित हुई? तो हिग्स बोसोन कण की खोज किस वर्ष घोषित हुई? तो ऑप्शन ए में 2010, ऑप्शन बी है 2011, ऑप्शन सी है 2012, ऑप्शन डी है 2013। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2012 हो जाएगा। तो हिग्स बोसोन कण की खोज किस वर्ष घोषित हुई? तो 2012 में घोषित हुई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और फिर से प्रश्न संख्या 9 को पढ़ेंगे। हिग्स बोसोन कण की खोज किस वर्ष घोषित हुई? तो ऑप्शन है 2010, ऑप्शन बी है 2011, ऑप्शन सी है 2012, ऑप्शन डी है 2013। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2012 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10 की। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि सार्क की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए में है 1983, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी है 1987, ऑप्शन डी 1990। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1985 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और फिर से प्रश्न संख्या 10 को पढ़ेंगे। सार्क की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1990। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1985 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा है अगर आप ध्यान से देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ ऑप्शन है 1757 में, ऑप्शन बी 1764 में, ऑप्शन सी 1773 में, ऑप्शन डी 1784 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1773 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 11 की बात करें दोस्तों, इससे पूछा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो ऑप्शन ए में 1757, ऑप्शन बी है 1764, ऑप्शन सी है 1773, ऑप्शन डी है 1784। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1773 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ऑप्शन ए में है 1935, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1969। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1949 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न संख्या 12 को, तो 12 में क्या पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो ऑप्शन ए में है 1935, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1949, ऑप्शन डी है 1969। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1949 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो प्रश्न संख्या 13 में क्या कहता है कि सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी है वर्णमंडल, ऑप्शन सी है किरीट या कोरोना भी कहते हैं, ऑप्शन डी में है नाभिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किरीट या कोरोना, यानी सूर्य के सबसे बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 13 को पढ़ते हैं कि सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी है वर्णमंडल, ऑप्शन सी में किरीट या कोरोना, ऑप्शन डी है नाभिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किरीट या कोरोना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14 की। तो प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। याद रखना आपको, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 15 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भाग 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 3 हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 याद रखना आपको। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी जिन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो गांधी ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना आपको करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। तो प्रश्न संख्या 17 में अगर आप ध्यान से देखिए क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी में है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी में है पेरिस, ऑप्शन डी में है हेग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए एक बार फिर से अगर हम ध्यान से देखें प्रश्न संख्या 17 को, तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में जेनेवा, ऑप्शन बी में न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी में पेरिस, ऑप्शन डी में है हेग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। याद रखना आपको, हेग क्या हो जाएगा? हेग। ठीक है, तो ये आपको आंसर याद रखना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 18 की दोस्तों। इसमें क्या पूछा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी है वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग को, ऑप्शन डी में है होमी भाभा को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्गीज कुरियन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 18 में कहते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी में होमी भाभा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्गीज कुरियन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। याद रखना, वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, वो पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी में है दिल्ली यानी कुतुब परिसर, ऑप्शन सी में वाराणसी, ऑप्शन डी पटना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली यानी कुतुब परिसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में आगरा है, ऑप्शन बी है दिल्ली यानी कुतुब परिसर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी पटना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली यानी कुतुब परिसर हो जाएगा, दिल्ली यानी कुतुब परिसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 20 की। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 21 में क्या पूछा है कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1950 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1950 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 21 को पढ़ेंगे। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1950 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 22 की। तो प्रश्न संख्या 22 में क्या पूछा कि ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी चीन पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत पाकिस्तान। ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो भारत पाकिस्तान हुआ, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एक बार फिर से प्रश्न संख्या 22 को कि ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी चीन पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत पाकिस्तान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन साइंस का इसमें इंटर करिए, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न संख्या 24 में। तो प्रश्न संख्या 24 में क्या कहते हैं कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी है 1930। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1922 में। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? 1922 में हुआ था। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 24 को पढ़ेंगे। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन है 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1930। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1922 में। कब हुआ था? तो 1922 आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है मेरे भाई, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर आप किसी भी SSC CHSL या SSC CGL या SSC GD की तैयारी करते हैं, या रेलवे के किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस SI दरोगा किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं, बैंक के PO क्लर्क की तैयारी करते हैं, तो मेरे वीडियो मेरे चैनल्स में हमेशा जो आपके कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड होते हैं, GK GS से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड होते हैं। तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो वीडियोस हैं उनको शेयर करें, और चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न पढ़ लेते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 25 को पढ़ेंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।